ये पढ़ने से पहले बेटा अपन यहाँ पर पहले टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा दो टर्म से मिलकर बना है। एक तो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन और दूसरा अपन कह रहे कि स्टैटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज से है बेटा और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with static charge and its effect is called electrostatic। तो हम ये कह रहे हैं बेटा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with static charge and its effect is called electrostatic। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें अपन कह रहे हैं कि हम स्टैटिक चार्ज की स्टडी करेंगे और वो स्टैटिक चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस इफेक्ट की अपन स्टडी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। अभी यहाँ पे एक टर्म अपने आई बेटा चार्ज और चैप्टर की भी एडिंग अपने का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अभी अपन सबसे पहले इस चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज तो कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज क्या है कैसे डिफाइन करोगे? बोलो का मतलब ये रहता है चार्ज को स्टूडेंट ज्यादातर की पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना। ये चार्ज नहीं है, ये तो टाइप्स ऑफ चार्ज है। चार्ज को हम कहेंगे चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। तो चार्ज को सिंपल अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी associated with mass। Charge is a fundamental property associated with mass। चार्ज है वो अपन कह रहे कि मास से एसोसिएटेड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर बेटा चार्ज है तो मास ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि हमने कहा कि चार्ज मास से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। तो चार्ज अगर प्रेजेंट है तो मास इज ऑलवेज नेसेसरी बेटा। चार्ज है तो मास का होना जरूरी है, बट वाइसे वर्सा मे और मे नॉट बी पॉसिबल। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट बी पॉसिबल। कोई बेटा ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हो जिसमें मास तो है बट चार्ज नहीं? बोलो कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें मास है बट चार्ज नहीं। सो डोर टेबल। डोर टेबल इसमें चार्ज प्रेजेंट है, नेट चार्ज जीरो है। मतलब इसमें देखो कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना है और अगर सब्सटेंस में एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन्स होंगे। इसका मतलब चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। हाँ नेट चार्ज जीरो है। चार्ज तो है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बट दोनों चार्ज इक्वल है इसलिए हमने कहा कि नेट चार्ज जीरो है। तो कोई भी सब्सटेंस जो मास प्रेजेंट है या कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलकर बना होता है और एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि जिसमें अपन कह रहे कि मास तो है
बट अपन कह रहे कि चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसका एग्जांपल है बेटा फोटोन। फोटोन हैज मास बट नो चार्ज। जब अपन आगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे डोल नेचर, उसमें इस फोटोन को डिफाइन करेंगे, फोटोन की प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। तो फोटोन बेसिकली एक एनर्जी पार्टिकल है और हैविंग मास बट नो चार्ज। क्लियर? ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए हमने कहा कि चार्ज है तो मास दैट इज ऑलवेज नेसेसरी, बट मास है तो चार्ज मे और मे नॉट बी पॉसिबल। क्लियर बेटा? चलो अभी अपन कह रहे हैं कि जब भी हम फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला काम अपना मेजरमेंट होता है, उसकी यूनिट क्या है वो हम सीखते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे क्या बेटा, चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम। क्या है यूनिट? कूलॉम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम है। क्लियर? जब भी किसी Yes. यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम से होता है तो हम उसको स्मॉल में लिखेंगे और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल से डिनोट करते हैं। ये रूल है, यूनिट लिखने का तरीका है। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है तो न्यूटन को अपन फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखेंगे और जब इसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन से शो करते हैं। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज बेटा कूलॉम है। अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की दो सीजीएस यूनिट है। एक अपन कहेंगे ईएसयू यूनिट, ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और दूसरा है बेटा ईएमयू यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फर्स्ट ईएसयू और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि ईएमयू यूनिट। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है, तो वो है बेटा स्टेट कूलम। बोलो क्या है यूनिट बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टेट कूलम। और ईएमयू यूनिट क्या है? एबी कूलम। ये सब इंफॉर्मेशन है, ये डाटा बेटा अपने को याद रखना है कि ईएसयू यूनिट स्टेट कूलम है और ईएमयू यूनिट एबी कूलम है। एबी स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट कूलम का, इसकी फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। एबी की फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ते हैं तब चार्ज की सीजीएस यूनिट अपन स्टेट कूलम रखेंगे, और जब हम मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, उसके अंदर अपन चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है वो एबी कूलम लेंगे। और इनमें अगर रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। एंड 1 कूलम इक्वल्स टू बेटा 1/10 AB कूलम के इक्वल होता है। ये बेटा कन्वर्जन है, रिलेशन है जो हमें याद रखना है। 1 कूलम 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम एंड 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 AB कूलम के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, वो हमने देखा। अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। एक हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड बेटा चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। बोलो कौन कौन से चार्जेज है बेटा दो टाइप के?
पॉजिटिव चार्ज एंड positive, नेगेटिव negative चार्ज। charge. पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा बेटा? तो हम कहेंगे आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी सब्सटेंस है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव और ऐड कर सकते हैं, प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। तो आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उस सरफेस पर, और हम अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस को दे दे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो Negative. पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज। अगर बेटा हमने कहा कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास है, तो अगर एक एग्जांपल बेटा अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि एक सब्सटेंस जैसे M माइनस है, दूसरा बेटा न्यूट्रल है, और तीसरा सब्सटेंस प्लस है। मतलब M माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, M प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और M कुछ नहीं लिखा है मतलब न्यूट्रल है। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा मास किसका होगा और सबसे कम मास किसका होगा तीनों में से। M माइनस M और M प्लस में सबसे ज्यादा मास किसका होगा? M minus. M माइनस, गुड। क्योंकि M माइनस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए मतलब एक्स्ट्रा मास आया। और सबसे कम किसका होगा? M plus. M प्लस का, गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि M माइनस ग्रेटर देन M ग्रेटर देन M प्लस। ये बेटा अपन कह रहे कि मासेस में रिलेशन होगा। M माइनस का मास सबसे ज्यादा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए, और M प्लस का मास सबसे कम क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्लियर? Yes. अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर एक चार्ज Q है बेटा, और हमने कहा कि स्टैटिक चार्ज उसके सराउंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस इफेक्ट की स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है बेटा, तो वो अपने सराउंडिंग क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। बोलो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. अगर अपन कह रहे कि Q यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। हमें बेटा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो उसके सराउंडिंग क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो सराउंडिंग में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा बेटा। सेकेंड इफेक्ट कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे बेटा अगर यही क्यू वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v वेरिएबल है, या एक्सीलेटेड मोशन है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी प्रोड्यूस करेगा। बोलो रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? Electric field. और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। या अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है या एक्सीलेटेड मोशन कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा? यस। अभी हमने देखा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को हमने कैसे डिफाइन किया? तो हमने कहा चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मास। चार्ज प्रेजेंट है तो मास का होना जरूरी है, ऑलवेज नेसेसरी। बट मास है तो चार्ज हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और उसका एक्सेप्शन हमने क्या देखा? तो हमने कहा फोटोन हैज मास बट नो चार्ज। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्लियर? तो चार्ज जनरेशन मेथड्स में फर्स्ट बेटा अपन कह रहे मेथड है दैट इज बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन। बोलो बेटा, फ्रिक्शन से चार्ज को कैसे जनरेट कर सकते हैं? और ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? पाम को रब करने पर हीट प्रोड्यूस होती है तो क्यों होती है? तो जब हम कहेंगे कि दोनों पाम आपस में कांटेक्ट में आते हैं या कोई भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वो बॉन्ड अपन कह रहे हैं कि जब हम रिलेटिव मोशन करवाएंगे, दोनों को रब करवाएंगे, तो उस केस में अपन कह रहे हैं कि वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फर्दर नए बॉन्ड बनेंगे, ब्रेक होंगे। इस प्रोसेस में अपन कह रहे हैं कि हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब ये हीट एनर्जी किसी एक सरफेस के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी, उस केस में वो सरफेस उस एनर्जी को गेन करेगी और अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। और दूसरी सरफेस जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, वो उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया वो कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि फ्रिक्शन की हेल्प से अपन चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि व्हेन वी रब two different surfaces, two different surfaces, then when we rub two different surfaces, then some amount of heat will released, and when this heat is equal to when this heat is equal to the first ionization energy, first ionization energy of any surface, then it gain the energy and release the electrons, and others release the electrons and becomes positively charged. Other surface gains
the electrons and becomes negatively charged. Other surface gains the electrons and becomes negatively charged. वो surface है वो negatively charge होती है. तो इस टाइप से अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया और दूसरा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ. क्लियर. अभी बेटा यहाँ पे एक टर्म हमने यूज की है दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. बोलो क्या होता है बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको अगर डिफाइन करना चाहे. हाँ. आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से निकालने के लिए. या एक्सीलेंट. मतलब हम ये कह सकते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट an outermost eject an electron from outermost orbit of atom. कोई भी एटम है, गैसियस एटम होना जरूरी नहीं है, कोई भी एटम है, उस एटम की सरफेस से या उस एटम में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है उसको अपन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from the outermost orbit of the atom is called first ionization energy. क्लियर बेटा यहाँ तक. यस सर. अभी अपन कह रहे कि सेकेंड मेथड बेटा है बाई कंडक्शन. कंडक्शन के थ्रू अपन किस टाइप से चार्ज जनरेट कर सकते हैं वो अपन देखेंगे. ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है. यहाँ पे अपने ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया बेटा और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है बेटा, इंसुलेटिंग स्टैंड, ताकि अर्थिंग के थ्रू चार्ज ग्राउंड में न चला जाए. अगर इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर होता तो पूरा चार्ज अर्थिंग हो जाता और ग्राउंड में चला जाता. अभी अपन कह रहे कि इसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी रखी और उस दोनों को अपन ने एक वायर से कनेक्ट किया. ये अनचार्ज है. कंडक्टिंग बॉडी. और जैसे बेटा अपन कह रहे कि हम स्विच को ऑन करेंगे तो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्ज का फ्लो होगा. तो अगर मैं यहाँ पे ये नोट कर दिया. सर अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि स्टेप 2 में जो अपने पास चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है उसको अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट किया. ये बेटा इस टाइप से हमने कनेक्ट किया और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो फर्स्ट बॉडी में से सेकेंड बॉडी में होगा बेटा. इस पे भी चार्ज आ जाएगा. तो इस टाइप से अपन कह रहे कि जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी चार्ज आ गया और वो चार्ज किसके थ्रू आया बेटा, कंडक्शन के थ्रू. तो जब किसी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी को किसी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ चार्ज अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है. इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, कंडक्शन. क्या कहेंगे, कंडक्शन.
और जब अपन कह रहे अभी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो हम कहेंगे कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाएगा। दोनों जो कंडक्टिंग बॉडी है उसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। चार्ज सेम होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं तो चार्ज सेम हो सकता है, दोनों की रेडियस सेम है तो सेम हो सकता है। बट अगर दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में दोनों पर चार्ज इक्वल नहीं होगा। मतलब चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि व्हेन an uncharged conducting body uncharged conducting body comes to contact uncharged conducting body comes to contact with a charged conducting body, then charge transfer will take place from charged body to uncharged body. This process is called conduction. Conduction. Then charge transfer मतलब कब तक ट्रांसफर होगा बेटा, तो अपन कहेंगे कि टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है। तो अपन कह रहे चार्ज ट्रांसफर will takes place till the electric potential becomes equal। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी चार्ज आ गया, मतलब वो बॉडी चार्ज हो गई, तो उसको अपन कहेंगे कि चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर बेटा। फर्स्ट मेथड अपने पास था बाई फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड हमने देखा बाई कंडक्शन। अभी बेटा एक नोट करके अपन लिखेंगे कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे तो चार्ज केवल उसकी सरफेस पर बना रहता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। जैसे अपन चार्ज को इंजेक्ट करना चाहेंगे तो भी अपन कह रहे कि चार्ज इंजेक्ट नहीं होगा, वो चार्ज कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटॉन और अपन कह रहे इलेक्ट्रॉन्स है उससे रिपल्स होके वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द चार्ज ऑन द कंडक्टिंग बॉडी on the conducting body only remains at the surface। अपन कह रहे कि चार्ज है कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर होगा। जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक कंडक्टर है, अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज केवल सरफेस पर होगा। अंदर चार्ज हमेशा बेटा क्या होता है, जीरो होता है। इनर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज केवल अपन कह रहे कि सरफेस पर होगा। क्लियर। यस।
यस। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है दैट इज बाय इंडक्शन। मेथड 3 बेटा अपन कहेंगे बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन किसे कहेंगे? तो देखो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे आप स्कूल जा रहे थे, आपके फ्रेंड ने कहा कि चलो आज तो स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। आप घूमने चले गए, मतलब आपके फ्रेंड ने आपको इंड्यूस किया, आपके फ्रेंड ने आपको इफेक्ट किया। तो इस इफेक्ट को अपन क्या कहेंगे? इंडक्शन इफेक्ट। मतलब हम कह रहे हैं किसी एक के कारण, मतलब किसी एक के इफेक्ट के कारण दूसरे पर चार्ज जनरेट होता है। इफेक्ट के कारण, कांटेक्ट में नहीं ला रहे, हम कह रहे कि इफेक्ट के कारण चार्ज जनरेट होता है। तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे बाय, इस मेथड को अपन कहेंगे बाय इंडक्शन। अभी देखो इंडक्शन में कैसे चार्ज जनरेट होगा। एक कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस पर बेटा अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया, और हमने बेटा इसके पास में नियर बाई एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रखा था। ये अपन कह रहे कि अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अभी देखो जब अपन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी के पास में अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी रखेंगे तो क्या करेगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस अनचार्ज बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरे रीजन में अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। अभी देखो इस स्टूडेंट इसको, और इसमें अगर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज बेटा क्या है, जीरो है, क्योंकि हमने न तो उसको चार्ज दिया और न कोई चार्ज दिया उसमें से। क्लियर बेटा, चार्ज केवल सेपरेट हुआ। स्टूडेंट इसको मिस इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोटॉन दूर चले गए और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर दिया। नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं, तो क्या प्रोटॉन मूव कर सकते हैं? नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं करते। मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स। अपन कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण वहां पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? अभी देखो, अभी सो इसको, हाँ बोलो। सो इसमें ये हो रहा है ना कि ये वो इफेक्ट इफेक्ट के कारण इस बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। नहीं, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, केवल अनचार्ज बॉडी में चार्ज सेपरेट हो रहे हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरी तरफ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट इसमें अभी चार्ज ओके। आया नहीं है, केवल चार्ज सेपरेट हुआ। हमने कहा नेट चार्ज अभी भी जीरो है। अभी ओके। चार्ज को हमें जनरेट करना है, तो हम क्या करते, देखो चार्ज कैसे जनरेट होगा, ये स्टेप 1 हो गया। पहले हमने केवल कंडक्टिंग बॉडी को, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास में रखा, तो चार्ज इस टाइप से सेपरेट हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो अपने पास चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, और ये बेटा अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी थी जिस पर चार्ज इंड्यूस हुआ। तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज था, इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज आया था। बट यहाँ पे ये जो चार्ज है
वो पॉजिटिव था। और अभी हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग के थ्रू एक वायर से बेटा अर्थ से कांटेक्ट में लाया, मतलब अर्थिंग कर दिया। इस कंसेप्ट को अपन क्या कहेंगे बेटा, अर्थिंग। आपने घर में भी देखा होगा कि एक अर्थिंग वायर होता है। और अर्थिंग क्या करता है, तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा चार्ज है उसको अर्थ के अंदर भेजने का काम करता है। जो एक्सेस चार्ज रहता है उसको अर्थ के अंदर वो भेजेगा। तो जैसे बेटा हमने अर्थ किया, तो अर्थिंग के कारण क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अर्थ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे बेटा, और अर्थ में से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे फ्लो होगा, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करेंगे। प्लस माइनस बेटा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अभी अपन कह रहे कि इस अनचार्ज जो कंडक्टिंग बॉडी थी उस पर केवल नेगेटिव चार्ज है। और अभी अपन अर्थिंग को बेटा, इस कंडक्टर को हम रिमूव कर दे, अर्थिंग कंडक्टर को रिमूव कर दे, और इस बॉडी को अगर हम सेपरेट करेंगे, तो हम कहेंगे कि इस पर अभी कैसा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ गया चार्ज, ये फाइनल चार्ज आ गया। पहले हमने चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास में अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी रखी, तो चार्ज इंड्यूस हुआ, बट नेट चार्ज अभी भी जीरो है। क्योंकि नेट चार्ज इसलिए जीरो, क्योंकि ना तो हमने चार्ज दिया ना चार्ज लिया। जब हमने इसको अर्थिंग किया, इंड्यूस्ड जो बॉडी थी जिस पर चार्ज इंड्यूस हुआ था उसको हमने अर्थिंग किया। अर्थिंग करने पर ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, और अपन कह रहे कि जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जीरो हो गया। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये नेगेटिव चार्ज अर्थिंग में क्यों नहीं गया। तो ये नेगेटिव चार्ज बाउंड चार्ज है, इसको इस पॉजिटिव जो चार्ज है उसने पकड़ के रखा है, उसको अट्रैक्ट करके रखा है, इसको हम बाउंड चार्ज कहेंगे। तो ये बाउंड चार्ज होने के कारण अर्थिंग के अंदर फ्लो नहीं हुआ। अगर जैसे ये जो बॉडी है बेटा, अगर मैं इस बॉडी को अर्थिंग करता हूं, तो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, मतलब वो अनचार्ज हो जाएगी वापस। आया समझ में। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं Yes. कि नेगेटिव चार्ज बाउंड चार्ज होने के कारण अपन कह रहे कि वो अर्थ के अंदर फ्लो नहीं हुआ। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि फाइनली इंडक्शन के कारण अपन कह रहे कि नेट चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। क्लियर। तो पहला मेथड कौन सा था, बाई फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड कौन सा, बाई कंडक्शन। Induction. और थर्ड मेथड कौन सा, बाई इंडक्शन। Induction. तो ये तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन, जिसमें अपन कह रहे हैं कि हम दोनों को कांटेक्ट में तो नहीं लाते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में रखेंगे, और उसके बाद में अनचार्ज बॉडी को हमने अर्थिंग किया, अर्थिंग करने पर उस पर नेट चार्ज जनरेट होगा। क्लियर। अभी देखो इस इंडक्शन इफेक्ट से रिलेटेड एक दो एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है। अगर मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पर उठा एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, तो इस पर चार्ज कैसा इंड्यूस होगा वो अपने को बताना है। इसके सेंटर पर बेटा अपने प्लस क्यू रखा है, तो चार्ज कैसे, देखो जब सेंटर पर प्लस क्यू रखेंगे तो अपन कह रहे कि यहाँ पे यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव रखा है तो सरफेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा, नेगेटिव। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर बेटा, Yes. कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। और जब अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो बाहर की सरफेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। तो ये अपन कह रहे हैं कि अंदर नेगेटिव तो बाहर अपन कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। So, और ये सब इंडक्शन भी सरफेस पे ही होता है ना हमेशा। हाँ, इंडक्शन सरफेस पर होगा। तो अपन कह रहे हैं कि अगर सेंटर पर चार्ज रखेंगे और ये जो चार्ज डेंसिटी दोनों बेटा यूनिफॉर्म होगी, अंदर भी यूनिफॉर्म होगा और बाहर भी यूनिफॉर्म होगा।
तो ये अपन कहेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अगर हम सेंटर पर बेटा चार्ज ना रखकर हमने सेंटर के पास में यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू रखा, तो चार्ज कैसा इंड्यूस होगा? तो हम कहेंगे कि इस सरफेस के पास में है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे बेटा अपन कह रहे कि चार्ज क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। मतलब अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब हाँ अपन कह रहे कि अंदर जो चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। सर बाहर भी तो वैसे ही होगा ना फिर, पॉजिटिव नहीं, चार्ज। बाहर पॉजिटिव होगा बट यूनिफॉर्म होगा, यही यहाँ पे डिफरेंस है। कैसे? बाहर जो है वो पॉजिटिव होगा बट यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि अंदर वाला चार्ज बाउंड है, बाहर वाला चार्ज बाउंड नहीं है। यहाँ पे ज्यादा चार्ज आना चाहिए बट वो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करेगा तो वो पूरे पर यूनिफॉर्म हो जाएगा। अंदर वाला नेगेटिव ओके सर चार्ज, तो हाँ, अंदर वाला रिपल्स इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये बाउंड चार्ज है, इस प्लस क्यू ने उसको अट्रैक्ट करके रखा है। ओके तो अंदर वाला चार्ज बाउंड होने के कारण नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी बट आउटर चार्ज पर यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। और उसको याद रखने के लिए हम इस टाइप से इसको समझते हैं कि जब अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो हम इसको इस टाइप से याद रखेंगे कि बाहर वाले चार्ज को पता नहीं अंदर चार्ज कैसे रखा है, कहाँ पे पड़ा है, इसलिए वो यूनिफॉर्म होता है। बट रीजन क्या उसका? क्योंकि अंदर वाला चार्ज बाउंड चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को प्लस क्यू ने अट्रैक्ट करके रखा है तो वो रिपल्शन के कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट बाहर वाला चार्ज अपन कह रहे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? सर, सर तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा कोई भी केस में, अगर हाँ, अंदर वो अंदर बाउंड हो या फिर ना हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। सरफेस अगर यूनिफॉर्म है मतलब स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? यस। चलो, तो ये अपने चार्ज जनरेशन मेथड अपने देखा।